कल का जो अर्थव्यवस्था का पुस्तक का बारे में सुना, सो उसी समय मैंने मनु जी को एक मैसेज भेजा था कि उनका कुछ पॉइंट्स है, उसके लिए मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ, उसके लिए एक कुछ विषय था। मैं अ, धर्मपाल जी का भारतीय चित्त मानस और काल का पुस्तक का अध्ययन एक दो बार किया हूँ। और जो प्रश्न आए थे कि जो अर्थव्यवस्था और आज का समझ और जैसे स्वदेशी और अहिंसा और उसको कैसे हम देख सकते हैं। बहुत सारे जो विषय कल मैंने सुना। मैं सोच रहा था कि ये जो मेरा अ, कुछ पुस्तकों को मैंने लिस्ट किया है। मेरा उद्देश्य जो स्वधर्मानुसार भारतीय चिंतन को कैसे हम समग्र दृष्टि से देख सकते हैं और इसका अ, जो मेरा विषय का जो अध्ययन है उसमें इस पुस्तक और भी कुछ पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ। पिछली बार मैंने जब मेरा थोड़ा अध्ययन का चिंतन रखा था यहाँ पे, वह मूल बात मैं एक दो मिनट में पहले कह देता हूँ और बाद में इसका कल का जो चिंतन से जुड़ाकर आगे चलूँगा। पहले तो मेरा पहला जो मेरा जो अ, पिछले समय में मैं हमारा मूल प्रश्न क्या है? हमारा हम ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसको लेकर मैंने शुरू किया था कि हमारा जो भी प्रयास होता है, हम सुख के लिए करते हैं। सुखमेव मे स्यात् दुःखं मनागपि मा भूत्। ये तो हम सबका अनुभव है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम किसी और कारण से कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हमारा बच्चे लोग कहते हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, मुझे ये पैशन है, ये इष्ट है, ये इष्ट नहीं है। ये सब तो अवान्तर कारण है। प्रधान कारण तो सुख के लिए ही सभी कर रहे हैं। उस सुख में ही उस सुख को कैसे हम देख सकते हैं, इसके लिए पहले सुख का क्या व्याख्यान होता हो सकता है और उसका बाद वो सुख के लिए हमको क्या समझना है, ये सब का आधार से कैसे धर्म का समझाना समझाना मुख्य होता है। धर्म को क्यों मानना है और धर्म का अनिवार्यता क्यों है और उस धर्म में भी बहुत सारे धर्म हैं, उसमें स्वधर्मता का महत्व क्या है, उससे हमारा उद्देश्य कैसा पूर्ण हो सकता है। इसके लिए इसका एक थोड़ा व्याख्यान मैंने पिछली बार किया था। तो जब मैंने मनु जी को सुना कि ये जो अर्थव्यवस्था का विषय है, इसमें हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें कई उदाहरण मैंने बहुत सारे ग्रंथों में भी पढ़ा था और धर्मपाल जी का उल्लेख भी आया था और राजेंद्र जी ने कहा था कि वो जो पुस्तक है और शायद जो मनु जी का पुस्तक में वो लेखक ने ही कहा था शायद कि ये धर्मपाल जी का जो अध्ययन है ये बाह्य अध्ययन है। बाह्य अध्ययन मतलब जो ब्रिटिशों ने जो भारत को देखा, समझा और उनकी दृष्टि से और उनकी एजेंडा से 200-300 साल पहले, उसका एक संकलन है धर्मपाल जी का बहुत सारे ग्रंथों का। ये तो हम जानते ही हैं। पर उसके उसके अलावा भी उनके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भारतीय चित्त मानस और काल। उसका आरंभ में ही वो उल्लेख करते हैं। उसमें 6 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है, यह 20वीं 21वीं सदी है किसकी। तो इसमें उन्होंने पहले तो दो कॉन्टेक्स्ट जो बिल्ड करते हैं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, उस समय उन्होंने भारत को कैसे देखा और भारत को लोगों ने उनका साथ कैसे व्यवहार किया। आ, एक मिनट।
सॉरी, मैं कुछ यहाँ तो उन्होंने जब भारत आए थे तो उनका पहला अनुभव था कि भारतीय लोग उनको जैसे सत्कार किया, उनका अवतरण किया, उससे जो उसमें तो बहुत सारे भद्रजन थे। उनका जो व्यवहार था उनको देखकर ऐसा लगा कि ये तो भारतीय जैसे मैंने अनुभव किया था पहले या सुना था ऐसे तो नहीं है। ये सब तो इन सब में तो भारतीयता या आत्मीयता तो नहीं दिखता। तो इसलिए उसका बाद उन्होंने साधारण लोगों का साथ रहने का शुरू किया। वहाँ उनको वो जो भारतीयता का अनुभव पहले था या उसके बारे में वो उत्सुक थे, वो शायद मिला। और लोग भी गांधी जी को ऐसे हाँ, बेड आया था, हाँ, लोग भी उनको इसी कारण से महात्मा या उनका उनका जो उनको ऐसे ही उन्होंने देखा जैसे भारत में लोग जब भी एक महान व्यक्ति को देखते हैं, उनका कष्ट का परिहार के लिए भगवान ही आए हैं या भगवान का कुछ एक विशेष शक्ति उनसे कुछ करवा रहा है, ऐसे ही उनको आशा दिखा। क्योंकि असुद जो असुद जो संतुलन पूरा बिगड़ा था, जो कुछ सालों से जो भारतीय उनका सहज मानस और चित्त का जो अनुभव नहीं था, वो फिर से ये गांधी जी के आने से होगा, ऐसा उनका आशा था। उनसे कुछ थोड़ा थोड़ा तो उनसे बहुत लोग उनको मानते नहीं भी ये आशा रखते थे कि उनसे कुछ होगा। फिर भी हम जानते हैं कि गांधी जी का प्रयत्न से कुछ बदलाव हुआ। फिर भी वो पूरा जो हमारा भारतीयता का पुनर्प्रतिष्ठापन का था, उनका काम तो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए क्या करना है, ऐसा उन्होंने पहले इस अध्याय में पूछते हैं कि अगर हमको फिर से भारतीय समाज का जो जो उनका यही कहना है कि ये जो उनका अध्ययन हुआ था वो बाह्य स्वरूप का था, उस बाह्य स्वरूप का अध्ययन से कैसा भारत था, कैसा उनका जीवन था, कैसे उनका खान पान था, कैसा व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था था, सभी हम बाहरी परिपक्ष में तो देख सकते हैं। पर ये जो आंतरिक परिपक्ष है उसको देखने के लिए ये सिर्फ ये अध्ययन से पूरा नहीं होगा। उनको बहुत सारे आक्षेप भी मिले, ये सब क्यों अध्ययन करने हैं उनका वहाँ वहाँ उस समय का भारत में तो ऐसा बहुत लोगों ने उनको कहा कि आप इस पुराने अध्ययन से क्या मिलेगा आपको, फिर भारत ऐसा था, इससे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हमको पता लगेगा। वो चंद्रशेखर जी भी थे उनका साथ, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। बहुत लोग जो महान थे उस समय में, उनका ऐसा मानना था कि नए भारत के लिए ये पुरानी चीज पढ़ने से या कुछ शोध करने से कुछ नहीं होगा, हमको आगे चलना है। ऐसा मनस्थिति तो बहुत सारे लोगों में था। फिर भी धर्मपाल जी का ये मानना था कि ये लोग तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे हमने एक एक उस समय का भारत का एक हिंदी गीत भी हमको याद आता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ऐसा नए नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं कहानी, ऐसे ऐसा मनस्थिति में सभी लोग तो पुराने चिट को छोड़कर नई दिशा में, वो जो आधुनिकता का जो बाहरी चित्त मानस का जो समझ था, उसी डायरेक्शन में वो जा रहे थे। तो पर धर्मपाल जी का ये मानना है कि तो हमारा वो जो भारतीय चित्त सिर्फ साधारण लोग से ही मिल सकता है, क्योंकि भद्रजन तो अभी पूरा उनका मानस्थिति तो अब बदल गया है, उनका अंदर में कुछ होगा शायद। ये भी कहते हैं, इवन जवाहरलाल नेहरू भी पूरा अभारतीय नहीं बन सकते, क्योंकि
इतना हमारा गहरा भारतीयता है, वो कुछ भी कहे अंदर में तो कुछ कॉन्ट्रिडिक्शन तो होगा ही। और अगर कुछ लोग बदल बदल भी है तो बहुत कम लोग बदले होंगे। तो इसके लिए जब हम साधारण लोगों का जीवन, उनका जैसे सोचना है, जैसे वो सोचते हैं और जैसे उनका व्यवहार होता है, उसको देखकर ही हमको फिर वो जो उनका शोध में जो बाह्य स्वरूप दिखाता, उसका आंतरिक स्वरूप करने लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये साधारण लोग ही हो सकते हैं। तो इनका अध्ययन करना होगा, ऐसा उनका एक पहला वो अध्याय में वही वो बात रखते हैं। मैंने सोचा था कि ये पूरा आज का सत्र में ऐसा मैं पूरा एक एक चैप्टर में बहुत गहरा विषय है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अभी एक दो बार पिछले एक महीने में पढ़ा हूँ। पहले बहुत पहले पढ़ा था, बाद में अभी और भी इस संदर्भ में जो मुझे पढ़ना है, ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरा चैप्टर में मैं जा सकता हूं, पर इसमें अगर कुछ बात चर्चा करना है, जैसे मनु जी आप कहिए, मैं पूरा जो अध्ययन किया हूं उसका सारांश कहने के बाद चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा था कि एक एक चैप्टर में एक एक खास विषय है, इसका संवाद करके हम आगे जा सकते हैं। आप बताइए था ये मनु नहीं, जी। जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कीजिए श्रीनिवास जी। हाँ, मुझे ऐसा लगा यहाँ का एक मुख्य अंश मैंने जो पढ़ा है, बहुत सारे विषय है, मैं उसका सार ही यहाँ बता रहा हूँ। तो इसका बारे में कुछ संवाद करने का मन है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर संवाद करें तो हाँ, हाँ, तो उस रूप मेरा में ये रखेंगे पहला, तो अच्छा हाँ, रहेगा। पहला पॉइंट ये था कि कल का डिस्कशन में मुझे प्रश्न में आया, तब यही चित्त में आया था कि जो लेखक आपने मुझे मैं भूल गया उनका नाम, जो आपने कहा उनका नाम क्या था, आप आपका पुस्तक जो कल हाँ, आपने बताया था। हाँ, बजरंग जी। हाँ, बजरंग जी, उनका कहना था कि वो धर्मपाल जी का सिर्फ बाह्य स्वरूप का अध्ययन का विषय में आपने बताया था, पर उसका उसको भी वो जानकर इस व्याख्या कर रहे हैं। उनको समझ है कि ये बाकी का जो भी ब्रिटिशों का अध्ययन है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। हमको जी, खुद अपना अंदर जाके उसको समझना होगा। इसके लिए साधारण जनमानस का अध्ययन ही बहुत मुख्य है। इसका ये सारांश है। तो इसी का बारे में वो आगे चलते हैं। तो आगे में उनका ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ये चीज है, उसका शीर्षिका भी अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से। तो इसमें वो हमारा जो उस टाइम में जो अध्ययन हो रहा था, जो भारतीय शास्त्रों का हो, संस्कृत का हो, और जो भी विषय उस टाइम में 100-200 साल में हुआ है, वो सभी भी आधुनिक दृष्टि से ही हो रहा था। उनका खासकर इसका व्याख्यान के लिए एक दो एग्जाम्पल भी वो लेते हैं। पहले तो वो जो आपने सुना होगा, महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन आया था भंडारकर, सूरत का भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। वहाँ कुछ 40-50 वर्ष में उन्होंने महाभारत का पूरा संशोधन किया है। और ऐसे ही बहुत सारे होंगे रामायण का बारे में, और भी बहुत सारे धर्मशास्त्र का बारे में, और भी बहुत सारे और हुआ है। पर उनका मानना है कि ये सभी अध्ययन भी विदेशी संशोधन तरीका से हुआ है, और उसमें भारतीय दृष्टिकोण कोण का कोई विशेष अध्ययन नहीं है। एक ये बात है। दूसरे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिया है, जैसे अम, ये जो पांडुलिपि ग्रंथ थे, उस सभी ग्रंथों का करीब 100 और 200 साल से बहुत
सारे ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये बहुत सारे, जैसे मैंने भी बहुत सारे घूमे हैं, तो मुझे पता है क्या क्या हुआ है। कुछ साल मैंने इसका कोशिश भी किया था, संस्कृत और ये पांडुलिपि ग्रंथों का संग्रह के लिए। तो वहाँ तो सिर्फ कैटलॉग करने के लिए और उसमें क्या क्या है विषय, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए 100 200 साल प्रयत्न हुआ है। बहुत सारे हमारा गहरा पंडित लोग भी इसी काम में पड़े हैं, पर उसका आंतरिक क्या है, उसको आजकल में कैसा हम उस शास्त्रों को समझकर उसको अपना अपना कर क्या कर सकते हैं, इस दिशा में भारतीय विद्याओं का कुछ खास काम नहीं हुआ है। ये एक बात वो कहते हैं इस व्याख्यान में। और अ, और जब भी वो कुछ अनुवाद भी, वो जैसे श्रीपाद दामोदर सातवलकर है, उनका पुरुष सूक्त व्याख्यान है, और इसमें भी उन्होंने जो राज्य व्यवस्था का या सृष्टि का प्रक्रिया का जैसे राज्य विभाग का व्याख्यान किया है, वो भी विदेशी निगाह से ही हुआ है। इनका ये भी एक विशेष बात है इसमें। और ऐसा नहीं कि ये एक सभी काम ये इन्होंने किया है, ये उसमें प्रयास नहीं है, बहुत विद्वत्ता है, श्रम है। पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी वो कर रहे हैं वो विदेशी निगाह से, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम्पल भी वो लेते हैं। सभी जो अध्ययन हुआ है वो पाश्चिमात्य एंथ्रोपोलॉजी का अनुसार, वो तो उनका अध्ययन का तरीका ही, वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे वो एंथ्रोपोलॉजी का एक विशेष विद्वान भी वही कहते हैं, उनका नाम है लेवी स्ट्रॉस। और वस्तु पराधीन, पराजित और खंडित समाज का ही ये अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। इससे हमारा समझ कैसे बनेगा? भारतीय समाज को वो देखने का तरीका ही उनको एक सुपेरियरिटी से भारत का गिरे हुए समाज को उनका पहला अजम्पशन ही ठीक नहीं है। तो इसका अनुसार सिर्फ अंग्रेजी लोग नहीं, हमारा भारतीय सभी विद्वान भी ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी का अनुसार वो अध्ययन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा। और इसका अलावा एक मिनट। तो ये अंतिम में यही बात है कि ये हमारा जो अध्ययन के लिए क्या करना चाहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। मेरा जीवन में भी मैं कुछ विद्वानों को ऐसे देखा हूँ, उनको उनका कहना है कि पहला तो साधारण जन को समझने का तो पॉइंट तो पहला अध्याय में मैं समरी में कहा था, दूसरा अध्याय का समरी में ऐसा समझता हूँ। उन्होंने कहा कि हमको ये सब समझने के लिए, भारतीय चित्त मानस और काल को समझने के लिए पूरा भारतीय पुराण, वेद, साहित्य जो भी हमारा है, उसको हमको पूरा पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए हमको कुछ साल उसी में, उसी जगत में हमको जीना है, और उसको एक ढांचा बनाना है कि हमारा दृष्टि क्या है। इन सभी ग्रंथों में एक सारता है, एक दृष्टि, भारतीय दृष्टि होगा और है। इसको अगर समझने के लिए हम कुछ साल लगाते हैं, और उसका बाद कुछ ठीक हमको उसका सार को समझकर हमको आगे कैसा उस अध्ययन को और उस काम को आगे चलना है, इसके लिए हमारा एक दृष्टि बनाने के लिए कुछ कोशिश करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ ये जैसे जो काम हो रहा है, इससे तो हमारा कोई आगे, हमारा भारत का चिंतन का आगे कुछ हम नहीं कर सकते। और अंतिम में एक पॉइंट उन्होंने कहा है, इसके लिए को संस्कृत का अध्ययन चाहिए, ये सब तो लोग कहते हैं, फिर भी उनका मानना है धर्मपाल जी का, हमको तो इतना हमारा अब गहरा एक संदर्भ है, इस टाइम में अगर हम बहुत टाइम लेंगे तो उतना टाइम नहीं है हमारे लिए। इसके लिए हमको जल्दी जल्दी जो भी हमको ज्ञान मिलता है संस्कृत
संस्कृत का बिना भी हम ये सब सीख सकते हैं, क्योंकि भारतीय मानस में, विद्वानों में और बहुत सारे ग्रंथों में वो सब किया है। तो इसके लिए हमको जल्दी उसको समझकर कुछ उसका सार विवेक हमको लेकर आगे क्या करना है उसको हमको देखना है। ऐसा उन्होंने इस अध्याय में वो कहते हैं। और तीसरा अध्याय में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महत्व सही जवाब का नहीं, सही सवाल का है। जैसे मैंने कल भी सुना था कुछ एग्जाम्पल, ये उस एग्जाम्पल पर का भी मैं ही लेता हूँ। ये एक दो उदाहरण है कि ये एक पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, वो एक बहुत विद्वान थे। वो और स्वदेशी और अहिंसा का बारे में उनका बहुत निष्ठा थी। पर वो जब जूते पहनते थे, वो बाटा कंपनी का जूते पहनते थे। तो इनका क्या दृष्टि है? तो इसके लिए हमको सही प्रश्न क्या होना चाहिए? ये स्वदेशी का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब क्या है? स्वदेशी का सिद्धांत का और अहिंसा सिद्धांत का मूल बात तो ये होना चाहिए कि वो जो, जैसे आपने भी कहा था कि वो जो लोकल में हमारा जो अम, अ, 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 क्या मैं बस थोड़ा तकलीफ लगता है, ये जो अम, अ, जो हमारा, ऐसा नहीं कि पहला तो बात यह है कि सिर्फ अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम जो चमार होते हैं उनको छोड़कर आधुनिक रबर का, ये बाटा का चप्पल पहनना ही नहीं है। ये अहिंसा सिर्फ इससे नहीं होता। और स्वदेशी भी का व्याख्यान भी, और एक ग्रामोद्योग खादी का, ऐसा नहीं कि हम दूर से उसको सामान लाकर कुछ कर सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि हम अगर स्वदेशी का व्याख्यान, वो जो हमको उपकरण और जो भी हमको मिलते हैं हमारा जगह में, उसको अगर हम देकर हम कुछ कर सकते हैं तो इससे अच्छा होगा। इसका सार तो यही है कि उपकरण मात्र से स्वदेशी नहीं होगा। उसका मूल सिद्धांत क्या है, तत्व क्या है, उसको समझना है। इसके लिए सही प्रश्न हमको उठाना है। और दूसरा एक बहुत एक अच्छा कथा है इस अध्याय में, जो उनका अनुभव में एक बहुत बड़ा एक विद्वत गोष्ठी हुई थी सारनाथ में, तिब्बत इंस्टीट्यूट में। वहाँ रिम्पोचे भी जी थे, जो एक बहुत बड़े विद्वान भी है। दलाई लामा जैसे एक महत्व स्थान भी है। और वो उस विद्या का मुख्य प्रश्न था, शिक्षा क्या है, शिक्षा का परिभाषा क्या है। सो उस पर तो आधुनिक एजुकेशन का जो व्याख्यान है, इसी पर बहुत लोगों ने बात किया। पर जब अंतिम में संगथोंग रिम्पोचे बात किए थे, उन्होंने उन्होंने कहा कि ये शिक्षा का शब्द, मैं इंग्लिश को तो नहीं जानता, पर हमारा जो मानना है, शिक्षा का तीन लक्षण प्रधान में है। एक है प्रज्ञा, जो हमको प्रज्ञा देती है, और दूसरा शील, और तीसरा है सामाजिक ज्ञान। ये तीन जो है, वो शिक्षा का मूल अर्थ है। बाकी जो तकनीक है, ये हमारा शिल्प और बहुत सारे कलाएं हम जो स्किल्स मानते हैं, या आज का भौतिक नॉलेज है, वो सब तो प्रधान नहीं है। तो सिर्फ इन तीनों को ही हम शिक्षा मान सकते हैं। तो इस व्याख्यान का अनुसार, जैसे मेरा समझना है, प्रज्ञा तो सरसद विवेक है, और शील तो चारित्र निर्माण है, समाधि ज्ञान तो अपरोक्ष ज्ञान है। ये तो बहुत अच्छा व्याख्यान है। और अगर इस मानदंड में हम आज का जो परिस्थिति देख सकते हैं, तो बहुत सारे लोग तो स्किल्स को ही शिक्षा मानते हैं। उस दिशा में देखें तो शुद्ध जो शिक्षा का समझने वाले तो सिर्फ
5% या बहुत सारे कम लोग होंगे। कुछ लोग तो स्किल्स को भी नहीं मानते हैं, वो सिर्फ ये जो लिटरेसी न्यूमरेसी है इसको अगर मानते हैं तो भारत में तो और भी कम होंगे उस समय। और उसमें भी कुछ विषय में लिटरेसी न्यूमरेसी होगा, कुछ भाषाओं में होगा, कुछ में नहीं होगा। ऐसे में तो पूरा शिक्षण का परिस्थिति तो पूरा बिगड़ जाएगा। जैसे हम आजकल का ये साक्षरता अभियान सब है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा उन्होंने शिक्षा का बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहा है। और अंतिम में वो जो सवाल का ये प्रामुख्यता है उसका बारे में उन्होंने कहने के लिए, ये सनातन हमको प्रश्न ऐसा पूछना है जिससे हमको सनातन सत्य मिलेगा। ये जो हमको आने जाने का जो सत्य है, ये जो अनित्य विषय है उसका बारे में जो हम समझते हैं, ये तो आते हैं जाते हैं। इसका अगर हम सोचेंगे तो इसका मूल से हम अगर हमारा प्रश्न है तो हमको अंतिम सत्य पर कहीं नहीं पहुंचेंगे। ऐसे जैसे हम शिक्षा के बारे में जो एग्जाम्पल दिया है ऐसा ही हो जाएगा। इसके लिए हमारे जो उपनिषद पद्धति का प्रश्नोत्तर मादरी है, जहाँ जो भी विषय को जो मूल, जैसे नचिकेता का हुआ, जैसे अर्जुन का हुआ है, जैसे बहुत सारे हमारा पुराण और उपनिषद इतिहास में जैसे प्रश्नोत्तरी होता है, उसमें मूल प्रश्न का जो विषय है, ऐसा अगर हमारा चिंतन है तो हम जिस आधुनिक दृष्टि से हम अभी जी रहे हैं उसका बाहर आ सकते हैं। नहीं तो आजकल का दृष्टि से हमारा प्रश्न है, जैसे मैं समझता हूँ इस व्याख्यान का, मेरे भी ये जो आजकल का साइंस का जो दृष्टि है, क्यूरियासिटी का पीछे हम जाते हैं, इसमें तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस क्यूरियासिटी का प्रश्न का मूल क्या है। एक शास्त्र का एक विशेष व्याख्यान भी है, प्रश्न एवं विविच्यताम। ये प्रश्न को ही पहले हमको विमर्श करना है, क्योंकि अगर प्रश्न का मूल ही नहीं सही है तो हम इधर उधर ऐसे ही चलते रहते हैं। तो प्रश्न का मूल ऐसा होना चाहिए, जैसे हम ब्रह्मसूत्र में जानते हैं, तो जिज्ञासा स्वरूप होना चाहिए, उसका सही अधिकारी हमको होना चाहिए, तब भी हमको सत्य पर हम जा सकते हैं। तो इसमें तो और भी एक दो एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिया है, और पुराण इतिहास में जैसे नारद पुराण में महाराज महर्षि का, और उपनिषद में भी एक कथा है, और रामायण में जो सीता जी पूछते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल में कैसे एक अच्छा प्रश्न है और उसका प्रक्रिया कितना इम्पोर्टेंट है। अंतिम उत्तर तो पहले दौर में उसका मुख्य पात्र नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत मुख्य है, ऐसा उन्होंने इस अध्याय में उनका सारांश है। तो और टाइम है ना मनु जी? सहज रूप से, पर हिंदी में इतना अभ्यास नहीं है, तो धारा एक पराकाष्ठा दिखता है मुझे। बहुत धन्यवाद।